हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। यस फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं जो रिपोर्ट को तैयार किया गया है कौन सी संस्था के द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, आईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और ये रिपोर्ट क्या कहता है कि इंडिया ने वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। इंडिया ने वर्ल्ड को शॉक कर दिया है बिकॉज इंडिया का जो विकास हुआ है लास्ट 10 सालों के अंदर वो 2 गुना हो गया है। यस, और इंडिया एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसने लास्ट 10 साल के अंदर 2 गुना विकास किया है। यस, इंडिया ने बड़ी बड़े देशों को लाइक जापान, यूएस, चाइना, ये सभी को पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा विकास किया है लास्ट 10 साल के अंदर। ये रिपोर्ट का अगर मैं डेटा बताऊं फ्रेंड्स आपको, तो आप देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी कौन सी है, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा यूएस। बिकॉज यूएस का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यूएस का जीडीपी 30.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, तो चाइना 19.5 ट्रिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे जर्मनी, जिसका जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। फोर्थ नंबर पे जापान, जिसका जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। और फिफ्थ नंबर पे आता है इंडिया, जिसका जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। तो अगर टॉप 5 इकोनॉमीज की अगर बात किया जाए, तो सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूएस, 30.3 ट्रिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पे चाइना, 19.5 ट्रिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे जर्मनी, फोर्थ नंबर पे जापान और फिफ्थ नंबर पे इंडिया आता है। लेकिन ये रिपोर्ट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है बिकॉज ये रिपोर्ट है कि लास्ट 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने किया? तो ग्रोथ किया है इंडिया ने। एक लौता देश है जिसका ग्रोथ हुआ है 105%, जिसका जीडीपी 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। जो इंडिया का जीडीपी 2015 के अंदर 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, वही इंडिया का जीडीपी 2025 के अंदर 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। राइट, एकमात्र देश जिसने 105% ग्रोथ किया है फ्रेंड्स, 100% से भी ज्यादा। यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका ग्रोथ मात्र 66% हुआ है। थर्ड नंबर पे चाइना, 76% ग्रोथ हुआ है। फोर्थ नंबर पे जर्मनी, जिसका 44% ग्रोथ हुआ है। और जापान जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका ग्रोथ 0% हुआ है। मतलब एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुका है जापान। तो अगर मैं आईएमएफ के इस रिपोर्ट के ऊपर फोकस करूं, तो सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। राइट, ओके। अभी यहाँ पे इस न्यूज के अंदर हमको समझना है कि व्हाट इज जीडीपी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं जीडीपी की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो जीडीपी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन सोचे ना, तो नाम से पता चलता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से पता चलता है कि जो प्रोडक्ट्स को हम डोमेस्टिकली बनाते हैं उसकी वैल्यू को ऐड करना है। अभी प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी आ गई और सर्विस की प्रोडक्ट्स भी आ गई। तो जो प्रोडक्ट्स को हम डोमेस्टिकली बनाते हैं उसकी वैल्यू को ऐड करना है। राइट, अभी वो वैल्यूज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए और एक फैक्ट फ्रेंड्स, हमारे देश में जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? तो एक संस्था है एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है। ये संस्था हमारे देश में जीडीपी का कैलकुलेशन करती है। कैसे करती है? तो देश में जो कंजप्शन हो रहा है, देश में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देश में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है और देश में जो नेट एक्सपोर्ट हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट हो रहा है, इनकी वैल्यूज को एड ऑन कर देना है। सिंपल, ये जीडीपी का एक सिंपलेस्ट वे है इसको कैलकुलेट करने का। देश में जितना कंजम्पशन हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है और जितना नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। इन सभी को ऐड कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? देश का जीडीपी मिल जाएगा। राइट, और अगर मैं हमारे देश की बात करूं, तो हमारे देश में जो, अगर मैं जीडीपी को 100% मान लूं, कितना परसेंट मान लूं? हमारे देश का जीडीपी कितना परसेंट है? फॉर एग्जांपल 100% है, तो उसमें से 17% गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, 17% इन्वेस्टमेंट है, 70% पर्सनल कंजप्शन है। आप देखो 17 और 17 34 और 70 104% हो गया, लेकिन जीडीपी तो अपने आप का कितना परसेंट था? 100%। तो ये जो
4% जो माइनस हो रहा है वो हमारे नेट एक्सपोर्ट की वजह से। हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट कम करवाते हैं। एक्सपोर्ट कम करवाते हैं, इसके लिए अगर मैं जब नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करूंगा, जब मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक्सपोर्ट 100 रुपए का है और इंपोर्ट 104 रुपए का, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में आएगा ना, -4 रुपीज, राइट। तो इसके लिए जो नेट एक्सपोर्ट है वो हमारा नेगेटिव है, राइट। तो सिंपल 100% जीडीपी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारा 17% अप्रोक्सीमेटली, इन्वेस्टमेंट हमारा 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 70% पर्सनल कंजप्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये सभी का एड ऑन करोगे तो 104% होता है। लेकिन 4% नेगेटिव है नेट एक्सपोर्ट का, बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं, एक्सपोर्ट कम करवाते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्रेड डेफिसिट के बारे में, राइट। तो ट्रेड डेफिसिट कब क्रिएट होता है? जब हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट कम करवाते हैं, राइट। तो ट्रेड डेफिसिट वाला वीडियो भी देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो भी, राइट ना। ओके, तो आई थिंक आपको जीडीपी में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो चीजों को हम डोमेस्टिकली बनाते हैं उसकी वैल्यू को एड ऑन करना है। ओके, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम जितना भी कंजप्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है, और जो नेट एक्सपोर्ट है उसको जस्ट एड ऑन कर देना है, राइट। ओके, ये जो जीडीपी हमारा फ्रेंड्स वो 2025 के अंदर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, राइट ना। जो 2015 के अंदर मात्र कितना था? 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, जो 105% ग्रोथ करके 4.3 ट्रिलियन हो चुका है। और हम अभी करंटली दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट यूएस, उसके बाद चाइना है, उसके बाद 3rd नंबर पे है जर्मनी, 4th नंबर पे है जापान, और 5th नंबर पे है इंडिया फ्रेंड्स। और आईएमएफ के इसी रिपोर्ट के अंदर बोला गया है फ्रेंड्स कि इंडिया इसी साल जापान को पीछे छोड़ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और 2027 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और हाल में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ध्यान में रखना है। तो इंडिया ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जिसको टैग मिला है, इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर की अगर बात करें कि क्यों इंडिया का ग्रोथ इतना फास्ट हो रहा है, बिकॉज अगर हम लास्ट 10 साल के अंदर इंडिया के कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो इंडिया ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं फ्रेंड्स। इंडिया ने जीएसटी को इंप्लीमेंट करवाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप है ये। आईबीसी रूल आने के बाद बहुत सारी कंपनीज नीलाम होती हुई बच गई है फ्रेंड्स, बराबर ना। और आईबीसी और जीएसटी को लाने के बाद इंडिया ने बहुत सारे कुछ ऐसे फिस्कल पॉलिसीज में इंप्लीमेंटेशन किए कि जहां से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला, और इसी का रिजल्ट है जीडीपी ग्रोथ 10 साल के अंदर 2 गुना से ज्यादा हो गया फ्रेंड्स। उसके अलावा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा किया है, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, लाइक पीएम गति शक्ति प्लान। ये पीएम गति शक्ति प्लान के अंदर इंडिया को अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एफिशिएंट बनाना है। वो कोई भी ट्रांसपोर्ट क्यों ना हो, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एफिशिएंट बनाना है ताकि एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाए, राइट। उसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर 49% से ज्यादा अगर एफडीआई करना था तो बहुत सारे अप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी। उसी इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई विदाउट एनी अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। उसके अलावा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी के अंदर हुआ है तो एकमात्र इंडिया है। इंडिया ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये दुनिया के बहुत सारे देश के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट। और यूपीआई जैसे बहुत सारे इनोवेशंस इंडिया ने डिजिटल इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए किए। तो यूपीआई जैसे जो इनोवेशंस है वो इंडिया के अंदर बहुत ही कारगर साबित हुए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बढ़ा, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला, राइट। और एक इंपॉर्टेंट एसेट की बात करूं फ्रेंड्स इंडिया की, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर देश के पास यंग पॉपुलेशन कितनी है, राइट। और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर, और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है फ्रेंड्स, बराबर ना। बिकॉज जितनी हमारी पॉपुलेशन यंग होगी वो ज्यादा एस्पिरेशनल होगी, राइट। वो कंजप्शन बढ़ाएगी, इंटरप्रीनरशिप के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, इनोवेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, और देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। आप देखो फ्रेंड्स, ये जो जापान का जीडीपी ग्रोथ स्टेगनेंट हो चुका है, हमने देखा कि जापान का जीडीपी ग्रोथ लास्ट 10 साल के अंदर कितना हुआ है? 0%। कितना हुआ है? 0%। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है
बिकॉज जापान की जो पॉपुलेशन है ना वो एजिंग पॉपुलेशन है। चाइना में भी सेम प्रॉब्लम है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत एजिंग पॉपुलेशन है। तो जहाँ पे अगर पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे इनोवेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो हमारा ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके राइट। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर है जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रोल प्ले करता है, राइट ना। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है इंडियन गवर्नमेंट के, लेकिन इसमें से कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ 2015 के अंदर मात्र 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, वो जीडीपी बढ़ के 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है 2025 के अंदर। 105% ग्रोथ देखने को मिला है। और यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को इंडिया ने पीछे छोड़ा है। और ऐसा माना जाता है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को पीछे छोड़ देगा, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और 2027 के अंदर इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, राइट ना। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।